देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अंकुश है और यह बात उस वक्त की है जब मैं अपने भैया के साथ अपनी गाड़ी लेकर अपनी बुआ के साथ शादी में जा रहा था। शादी में गए हुए काफ़ी वक्त बीत चुका था। अब मुझे वापस अपने घर के लिए भी रवाना होना था। रात के करीब 10 बज चुके थे। फिर हम लोग वहाँ से वापस गाड़ी लेकर बुआ के घर के लिए रवाना हुए। जब हम वापस घर लौट रहे थे तो हमने देखा कि रास्ता एकदम सुनसान पड़ा हुआ था और उस रास्ते पर कोई भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। उस रास्ते पर केवल कुछ गाड़ियां ही हमें नजर आ रही थी। रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा भी होने वाला था और मेरी बुआ उस रास्ते से बिल्कुल अनजान थी। लेकिन मैं पूरा रास्ता आसानी से जानता था क्योंकि वह पहली बार नहीं था जब मैं उस रास्ते पर अपनी गाड़ी से सफ़र कर रहा था। मैं पहले भी उस रास्ते को तय कर चुका था। अभी हम लोग अतरौली गांव के करीब पहुंचे ही थे कि अचानक से हमारी गाड़ी के अंदर कुछ हलचल होने लगी। उस सर्दी के मौसम में हमें गर्मी लगने लगी। मैंने तुरंत ही गाड़ी की कांच एकदम से नीचे गिरा दी, लेकिन कुछ देर बाद ही गाड़ी एकदम से झटका खाकर थोड़ा आगे जाकर एकदम बंद हो गई। सूरज, जो मेरा भाई था, वो बोल पड़ा, अरे यहाँ से थोड़ा आगे एक ढाबा पड़ता है तो गाड़ी उस तरफ ले ले। तभी मैंने उससे कहा, अरे यार पागल है क्या, गाड़ी तो बंद हो चुकी है, कैसे ले लूँ। तभी मैंने सोचा कि यहाँ आसपास से गुजरने वाले आदमियों से मदद ले लूँगा। और फिर एक आदमी जो कि मेरे एकदम बेहद करीब से गुजरने वाला था, तो मैंने तुरंत ही उसकी गाड़ी के सामने अपना हाथ दिखाया और उसने तुरंत ही अपनी गाड़ी को एकदम से रोक लिया। फिर मैंने उसे अपनी खराब गाड़ी के बारे में बताया तो फिर वो आदमी मुझे बोल पड़ा, अरे भाई साहब, यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर एक मैकेनिक की दुकान पड़ती है, आपको किसी भी तरह वहाँ पहुँचना होगा। तभी मैंने कहा, भाई साहब आप ही मुझे वहाँ तक छोड़ दीजिए ना। तो उस आदमी ने कहा कि वो रास्ता यहाँ नहीं है। उसने मुझे वो रास्ता एक कच्चा रास्ता बताया। उस आदमी ने मुझे वो कच्चा रास्ता भी दिखाया जो कि जंगलों और झाड़ियों से पूरी तरह से घिरा हुआ था। उसके अंदर मुझे अपने पैरों के सहारे से जाना होगा। रात के लगभग 11 बज चुके थे और बाहर काफ़ी सर्दी भी लग रही थी। अब मुझे भी काफ़ी सर्दी महसूस होने लगी, लेकिन अब मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था। मैंने अपने भैया को अपने साथ लिया और उसके बाद वहाँ से निकल पड़ा क्योंकि मेरा सफ़र उस रास्ते पर काफ़ी लंबा होने वाला था। मेरे भैया मेरे साथ साथ चल रहे थे, तो ऐसे में डर का मुझे कोई एहसास नहीं था। लेकिन उस आदमी ने मुझे एक बात कही थी। उसने कहा कि उस रास्ते पर सतर्कता बरतना बहुत ही ज़रूरी होता है, मगर मैंने उसकी इन बातों पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और चुपचाप आगे की तरफ चल पड़ा। वहाँ से थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आसपास की झाड़ियों में कोई है, जिस वजह से वहाँ पर थोड़ी बहुत हलचल हो रही थी, लेकिन मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। हम दोनों ने सोचा कि कोई कुत्ता या बिल्ली होगी। यही सोचकर हम दोनों आगे बढ़ने लगे, लेकिन तभी अचानक से हमारे पीछे से एक आवाज़ आई, अरे भाई साहब इतनी रात के कहाँ जा रहे हो। उसके बाद जब हम दोनों पीछे की तरफ पलटे तो हमने देखा कि सफ़ेद कपड़े पहने एक आदमी हमारे पीछे खड़ा था। वो आदमी कुछ अजीब सा लग रहा था। दरअसल उसके शरीर से हमें अलग प्रकार की बदबू सी आ रही थी, मगर हमने उस पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। चुपचाप आगे की तरफ निकलने लगे, लेकिन तभी अचानक से हमारे पैरों में उन्हीं पेड़ की कुछ शाखाएं अचानक से आकर लिपट गईं। वो मेरे और भैया के पैरों में एकदम कस के फंस चुकी थी। हम दोनों ने वहाँ से अपने पैरों को छुड़ाने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन वो निकली ही नहीं। फिर उस आदमी ने हमें कहा, अरे भाई साहब इस जगह की हर एक चीज़ एक अलग ही रहस्य से भरी हुई है, तो कृपया संभल कर रहिएगा। मुझे और मेरे भैया को उसकी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आई और उसके बाद मेरे भैया ने उस आदमी पर ज़्यादा ध्यान न देने को कहा। वैसे भी हमें उस आदमी से कोई लेना देना तो नहीं था और हम लोग चुपचाप आराम से वापस आगे की रास्ते की तरफ चलने लगे। काफ़ी ठंड के अंदर हमारे लिए वहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, लेकिन जब मैंने एक नज़र एक बार फिर पीछे की तरफ मारी तो मेरी सांसें एकदम से ऊपर नीचे होने लगी क्योंकि अब वहाँ पर कोई भी नज़र ही नहीं आया। वहाँ से थोड़ी दूर आगे जाने के बाद हमें एक और आदमी दिखा जो कि हमारे बिल्कुल सामने से आ रहा था। हमने उसे टोकते हुए कहा, अरे भाई साहब इस रास्ते पर पड़ने वाली वह मैकेनिक की दुकान किधर है। मगर उस आदमी का कोई भी ठीक से जवाब नहीं मिला। उसकी गर्दन
नीचे झुकी हुई थी। एक बार के लिए वह हमारी तरफ जरूर पलटा, लेकिन उसके बाद वह फिर से अपने मगन अंदाज में अपने रास्ते की तरफ चल पड़ा। हमें उस रास्ते पर 2 आदमी मिले थे और उन दोनों के अंदाज कुछ अलग ही थे। वह दोनों कुछ अजीब प्रकार के थे, लेकिन हमें इससे कोई लेना देना भी नहीं था। लेकिन वहां से थोड़ी दूर आगे जाने के बाद हमें एक और आदमी दिखा, लेकिन जब हम उसके एकदम करीब पहुंचे तो हमने देखा कि वह कोई आदमी नहीं था, बल्कि एक औरत थी जो कि उस रास्ते पर बैठी हुई थी। हमें हैरानी तो इस बात की थी कि इतनी रात भर एक अकेली औरत यहाँ पर क्या कर रही होगी। लेकिन अब हम दोनों इस सोच में पड़ गए कि हमें इससे पूछना चाहिए या फिर नहीं। और उसके बाद मेरे सूरज भैया ने उस औरत से पूछ ही लिया, अजी ये मैकेनिक की दुकान किस तरफ पड़ती है? लेकिन उस औरत का भी ढंग से कोई जवाब नहीं आया। उसने अपना हाथ एक रास्ते की तरफ दिखा दिया। दरअसल वहां से एकदम करीब एक कच्चा रास्ता पड़ता था और उस औरत ने अपना हाथ उसी तरफ हिलाया। हम लोग लगभग 2 किलोमीटर का सफर पैदल ही तय कर चुके थे। फिर वो औरत हमें एक अलग ही रास्ता बता रही थी। तो ऐसे में हम भूल चुके थे कि अब हमें किस तरफ जाना है। लेकिन फिर जब हमारी नज़र उस औरत के पैरों पर पड़ी, मानो मेरा पूरा चेहरा एकदम सफ़ेद सा पड़ गया, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि उस औरत के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। मैं तो पूरे तरीके से अब घबरा चुका था, लेकिन मेरे भैया अब भी उस औरत से बातचीत कर रहे थे। मैंने अपने भैया का हाथ पकड़ा और उन्हें सामने के रास्ते की तरफ लेकर जाने लगा। वहां से थोड़ा आगे जाने के बाद मैंने अपने भैया को कहा, आपने उस औरत के पैर देखे? मुझे इतना घबराया हुआ देख मेरे भैया एक बार पीछे की तरफ पलटे तो उनके भी रोंगटे एकदम से खड़े हो गए, क्योंकि अब उन्होंने देखा कि वहां पर कोई मौजूद ही नहीं था। उनकी सांसें एकदम से ऊपर नीचे होने लगी। उस वक्त मेरे भैया का पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। वो डर के मारे कँपाने लगे। वो जल्दी से उस जगह से भागकर निकलना चाहते थे, लेकिन मैंने किसी तरह अपने भैया को शांत किया और अपने आप को भी संभालते हुए किसी तरह वहां से आगे की तरफ बढ़ने लगा। अभी मैं वहां से थोड़ी दूर आगे गया ही था कि अचानक से मेरे पैर एकदम से जमने लगे, मानो ठंड की वजह से मेरे पैर अब मेरा साथ छोड़ चुके थे। एक तो इधर मैं और मेरे भैया एक बड़ी मुसीबत में फंसे हुए थे, और दूसरी तरफ मेरी बुआ और उसका लड़का वहीं गाड़ी के अंदर आराम से बैठे हुए थे। लेकिन अब हमें किसी भी तरह उस मैकेनिक तक तो पहुंचना ही था, लेकिन आखिर कैसे, यह बात मुझे भी समझ में नहीं आई। अब हम लोग जल्दी जल्दी वहां से निकलने की कोशिश में थे, लेकिन हमारे पैर जम चुके थे। लेकिन अब हम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उस जगह से हिल पाने में सक्षम नहीं थे। लेकिन तभी अचानक से ही किसी ने हमें पीछे से जोर से धक्का मार दिया, जिस वजह से हम लोग आगे की तरफ गिर पड़े। धक्का भी काफ़ी ज़बरदस्त था, लेकिन हम दोनों किसी तरह कसकते हुए वापस खड़े हुए तो हमने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। फिर हमें किसने धक्का मारा होगा? जब हमने सामने की तरफ देखा तो मानो हमारे रंगों में दौड़ता हुआ खून एकदम से जम गया, क्योंकि इस बार हमने देखा कि हमारे सामने की तरफ वही औरत खड़ी हुई थी जो कि कुछ देर पहले हमें नजर आ रही थी। ये सब देखने के बाद मैं तो एकदम से डर के मारे कांपने लगा। उसके बाद मैंने भी थोड़ी हिम्मत दिखाई और जल्दी से उठा और अपने भैया का हाथ पकड़ा और फिर उस रास्ते पर तेज गति से भागने लगा। लेकिन जब मैंने सामने देखा तो मैंने पाया कि सामने की तरफ की ज़मीन अब एकदम से फट चुकी थी। ज़मीन के अंदर से कुछ निकल रहा था। फिर मैंने उस चीज़ पर एकदम से गौर किया तो मैंने पाया कि वह चीज़ कुछ और नहीं बल्कि उस औरत की लाश थी, जो कि अभी अभी हमारी आंखों के सामने नजर आई थी। मेरा तो पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो चुका था। डर के मारे मैंने हिम्मत से हार ली, लेकिन उसके बाद मैंने एक बार फिर हिम्मत दिखाई और पीछे की तरफ भागा। जब मैं पीछे की तरफ पलटा तो मैंने देखा कि मेरे पीछे की तरफ वो आदमी खड़ा हुआ नजर आ रहा था। एक तरफ धुआं तो दूसरी तरफ खाई। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मुझे किस तरफ जाना चाहिए और इस वक्त क्या सही है और क्या गलत, क्योंकि अब मैं एक रहस्य की दुनिया में खो चुका था। फिर मुझे एक आवाज़ आई कि अगर अपनी जान बचाकर भागना है तो सामने की तरफ भाग जाओ, चाहे कुछ भी दिखे। और फिर जब हमने उस आवाज़ की तरफ देखा तब जाकर मैंने देखा कि
वो वही आदमी था जो कि सबसे पहले हमें उस रास्ते पर दिखा था, यानी कि उस खतरनाक रास्ते पर वो हमें नजर आया था। वो आदमी हमें सिर्फ और सिर्फ अपने सामने की तरफ भाग निकलने का इशारा कर रहा था। उसके बाद हमने भी वही किया और मैं और मेरे भैया अपने सामने वाले रास्ते की तरफ निकल पड़े। लेकिन वहां से थोड़ी दूर आगे जाने के बाद अचानक से मुझे एक घर दिखा। वह घर दिखने में काफी ज्यादा पुराना लग रहा था, लेकिन मुझे लगा कि अब हमारी जिंदगी को बचाने का सबसे अच्छा यही मौका था। हम तुरंत ही उस घर के अंदर घुस गए, लेकिन हम ये बात नहीं जानते थे कि जिस घर के अंदर अब हम घुस रहे हैं वह घर कुछ ठीक नहीं था। दरअसल जब हम उसके अंदर दाखिल हुए तो उसके अंदर से अचानक से रोने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी। इन्हीं आवाज के चलते यह बात साफ हो चुकी थी कि यह घर कोई सामान्य नहीं था। फिर अचानक से मेरा भाई जोर जोर से चिल्लाने लगा। जब मैंने अपने भाई को इस तरह डरने का कारण पूछा तो उसने बताया कि अभी अभी उसने उस दीवार के अंदर किसी को ठगा हुआ देखा था, लेकिन जब मेरी नज़र उस तरफ पड़ी तो मुझे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखा। फिर अचानक से ही मुझे पीछे से किसी के कदमों की पटकने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। जब मैं पीछे की तरफ पलटा तो मैंने देखा कि वहाँ लाल लाल आंखों वाला एक बहुत ही बड़ा जानवर जो कुछ इंसान जैसा हमारे पीछे पड़ा था। उसका भयानक और डरावना शरीर देखकर हमारे भी पसीने छूटने लगे। लेकिन उसके बाद मेरे भैया ने हिम्मत दिखाई और फिर एक बार वहां से दौड़ना शुरू कर दिया। फिर हम दोनों तब तक नहीं रुके जब तक हम दोनों उस दुकान के पास नहीं पहुंच गए, और फिर हम किसी तरह हांफते हुए उस दुकान के पास पहुंचे। हमारी किस्मत की वजह से वह दुकान भी खुली हुई दिखी। फिर जल्दी से हम उस दुकान के अंदर दाखिल हुए। तब तक रात के लगभग 1 बज चुके थे और फिर अचानक से मेरे फ़ोन की रिंग बजी तो मैंने देखा कि फ़ोन पर मेरी बुआ थी। मैंने बुआ के अपने साथ घटी इस पूरी घटना के बारे में बताने लगा। यह पूरी की पूरी घटना उस दुकानदार के कानों में पड़ गई। तब जाकर उसने हमें बताया कि यह रास्ता पूरे तरीके से प्रेत बाधित माना जाता है। इस रास्ते का रहस्य आज तक कोई भी नहीं जान पाया, लेकिन भगवान का शुक्र है कि आप लोगों की जान बच गई। उसके बाद मैंने बुआ को बता दिया कि हम सुबह ही वहाँ पर पहुँचेंगे। फिर उसके बाद हम लोग हमारी गाड़ी के पास सुबह पहुँचे तो हमारी गाड़ी को उस मैकेनिक ने ठीक कर दिया और गाड़ी भी आसानी से चल पड़ी। लेकिन वह रास्ता तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन वह बड़ी बड़ी और लाल लाल आंखों वाला कौन था, यह बात मैं आज भी नहीं जान पाया। दोस्तों, उस दिन किसी तरह हमारी जान बच गई। वह हमारे लिए काफ़ी था और उसके बाद मैं कभी भी उन जैसे भयानक रास्तों पर कभी सफ़र तय नहीं करता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।